अच्छा, आप देखते हैं एसी सर्किट्स में करंट और ईएमएफ की इफेक्टिव वैल्यू क्या होती है और इफेक्टिव वैल्यू का आरएमएस वैल्यू से क्या रिलेशन होता है। आरएमएस वैल्यू खुद क्या होती है और आरएमएस वैल्यू का क्या रिलेशन होता है इफेक्टिव वैल्यू का, क्योंकि ये टर्म्स जो हैं आरएमएस वैल्यू करंट की ये कई बार आएगी, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट है। तो करंट की इफेक्टिव वैल्यू क्या होती है उसको देखते हैं। अच्छा, ये इफेक्टिव वैल्यू जो है बिल्कुल प्रिसाइज टर्म्स में डिफाइंड है ना, एक स्पेसिफिक डेफिनेशन है इसकी, उसकी डेफिनेशन देखते हैं पहले। तो इफेक्टिव वैल्यू जो है वो किस तरह से डिफाइंड है कि इफेक्टिव वैल्यू ऑफ अ पीरियोडिक करंट मतलब ऑल्टरनेटिंग करंट is the DC current which delivers the same amount of average power to a resistor। मतलब सर्किट में केवल रेजिस्टर है, उस रेजिस्टर को हमने ऑल्टरनेटिंग करंट दिया तो उस सर्किट ने कोई पावर कंज्यूम किया, ठीक है। तो करंट की कौन सी वैल्यू यदि हम डीसी फॉर्म में दे दें सेम सर्किट को तो उतना ही पावर कंज्यूम कर जाएगी, वो इफेक्टिव वैल्यू है, ठीक है। तो मैथमेटिकली क्या मतलब निकला इसका, इसको देखते हैं। जैसे यहाँ पे एक सिंगल रेजिस्टर का सर्किट है और रेजिस्टर की रेजिस्टेंस जो है वो आर है, उसको हमने एक एसी पावर सोर्स से कनेक्ट कर दिया जो कि है ना इस तरह का ईएमएफ दे रहा है V इज टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक। और इस सर्किट में आई करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, आई करंट फ्लो कर रहा है। सपोज आई नॉट साइन ओमेगा टी फेज में रहेगा, ठीक है, करंट और ये क्योंकि प्योर रेजिस्टिव सर्किट है। तो पावर कंज्यूम क्या हो गया, वी नॉट आई नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ये तो है पावर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक है। अब इसका एवरेज पावर होगा, एवरेज पावर क्या हुआ कि एक साइकिल में, है ना, एक साइकिल में इसने एवरेज कितना पावर कंज्यूम किया, है ना। वैल्यू वही आएगी जो अपन ने पिछले वीडियो में निकाली थी, बट इस सिंपल सर्किट में भी हम सेपरेटली एक बार एवरेज पावर कैलकुलेट कर लेते हैं। तो एवरेज पावर क्या हुआ, वी नॉट आई नॉट, एक साइकिल मतलब 0 टू टी, है ना। और ये टी क्या है, टी जो है वो 2 पाई बाई ओमेगा, ये एक साइकिल है, ठीक है, साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी अपॉन टाइम, है ना। एक साइकिल तो यही हुई, है ना, एक साइकिल पे हमने एवरेज निकाल लिया, तो ये एवरेज पावर है, ठीक है। क्या बोल रहा है, इफेक्टिव वैल्यू ऑफ करंट क्या होगी यदि इस सेम रेजिस्टर से हम एक इसको डीसी करंट देते, है ना, आई इफेक्टिव डीसी करंट देते, तो पावर कितना कंज्यूम होता है इसमें, इसमें पावर कंज्यूम होता, पी पावर कंज्यूम होता आई इफेक्टिव स्क्वायर इंटू आर। तो क्या बोलता है कि ऐसा कौन सा आई इफेक्टिव होगा जब ये वाला पावर, है ना, इसको मैं पी डीसी बोल देता हूँ, मतलब डीसी पावर, ऐसी कौन सी वैल्यू होगी करंट की जब ये वाला पावर मतलब डीसी वाला पावर पी डीसी इस पी एवरेज के बराबर हो जाएगा, इस वाले पी एवरेज, ठीक है। जब ये हो जाएगा वो जिस वैल्यू ऑफ करंट के लिए हो जाएगा वो आई इफेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। तो एवरेज पावर निकालते हैं, वी नॉट आई नॉट। अच्छा, इसको ओवर टी करने की जगह ओवर थीटा भी हम कर सकते हैं। भाई एक कंप्लीट साइकिल जो है वो कितने होते हैं, 0 टू 2 पाई होती, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा, और इसको हम डिवाइड कर देते हैं 2 पाई से, एक ही बात है, ठीक। तो वी नॉट आई नॉट और साइन स्क्वायर थीटा क्या हुआ, 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2, तो ये इंटीग्रेट हो गया 0 टू 2 पाई, 2 पाई बाहर निकाल लेते हैं, 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2, है ना, तो दोनों को अलग अलग कर देते हैं, अपॉन 2 डी थीटा, ठीक। तो ये क्या हो गया, वी नॉट आई नॉट बाई 2 पाई, ये हो गया थीटा, है ना, तो 2 पाई डाल देते हैं, तो ये तो हो गया पाई माइनस कॉस 2 थीटा, ये क्या हो जाएगा
साइन 2 थीटा अपॉन 2 मतलब अपॉन 4, और इसको 0 to 2 पाई, तो ये तो 0 ही हो जाएगा, ये तो दिख रहा है ना, cos 2 थीटा है, तो दोनों साइड में 2 पाई डालें या 0 डालें बराबर, तो ये तो 0 ही हो गया। तो पी एवरेज कितना आ गया अपने पास में, पी एवरेज आ गया V नॉट I नॉट अपॉन 2, ये वैल्यू आ गई, पी एवरेज की ये वैल्यू आ गई। अच्छा, इसको हमको इक्वेट करना है किससे, इससे आई इफेक्टिव निकालने के लिए, ठीक है, तो ये अलग जगह में लिख लेते हैं। तो पी एवरेज को पीडीसी से इक्वेट करेंगे तो अपने पास में क्या आएगा, V नॉट I नॉट बाई 2 इज इक्वल टू आई इफेक्टिव स्क्वायर आर, ठीक है। अच्छा, V नॉट को क्या लिख सकते हैं, I नॉट आर लिख सकते हैं, ठीक है, तो I नॉट स्क्वायर आर बाई 2 इज इक्वल टू आई इफेक्टिव स्क्वायर आर, आई इफेक्टिव कितना हो गया, आई इफेक्टिव हो गया I नॉट बाय अंडर रूट 2, ठीक है। तो इस रिजल्ट का क्या मतलब निकला कि इतना डीसी करंट, ये क्या है, डीसी करंट था, ठीक है, इतना डीसी करंट यदि एक रेजिस्टिव सर्किट में फ्लो करता है तो वो सर्किट उतना ही पावर कंज्यूम करेगा जितना जितना आई नॉट ऑल्टरनेटिंग करंट करेगा, ठीक है। अच्छा, इफेक्टिव वैल्यू की सेम डेफिनेशन जो है वो ईएमएफ में भी अप्लाई होती, ठीक है। तो इफेक्टिव वैल्यू ऑफ पीरियोडिक करंट की जगह पे, है ना, हम कर सकते हैं इफेक्टिव वैल्यू ऑफ पीरियोडिक ईएमएफ is the DC EMF which delivers the same amount of average power to a resistor as the periodic EMF, ठीक है। और उसमें एनालिसिस में क्या हो जाएगा, जैसे पीडीसी क्या हो जाएगा, V इफेक्टिव स्क्वायर बाय आर, ठीक है, और इसको हम इक्वेट कर देंगे इससे, ठीक है, V इफेक्टिव स्क्वायर बाय आर, ये किससे, पी एवरेज से इक्वेट हो जाएगा, V नॉट I नॉट बाय 2, और इसको हम लिख सकते हैं V नॉट स्क्वायर बाय 2R, ठीक है, और आर आर कैंसिल हो जाएगा, तो V इफेक्टिव भी क्या आ जाएगा, V नॉट बाय अंडर रूट 2, ठीक है। तो जो इफेक्टिव वैल्यूज हैं वो ईएमएफ की और करंट की, है ना, वो ये होती है। अच्छा, तो अब ये हुआ कि आरएमएस वैल्यू क्या होती है करंट की, है ना, ऑल्टरनेटिंग करंट की आरएमएस वैल्यू क्या होती है और उसका इससे क्या लिंक है, ठीक है, उसको भी देख लेते हैं। तो किसी भी ऑल्टरनेटिंग करंट या ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ कुछ भी ले सकते हैं अपन, करंट ले लेते हैं, ये करंट जो है वो साइनोसॉइडल फंक्शन है, ठीक है। आरएमएस वैल्यू अपन ने पहले कहाँ पे डिस्कस किया था, थर्मोडायनेमिक्स में, है ना, आरएमएस वेलोसिटी अपन ने डिस्कस की थी, आपको याद होगा, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। तो उसका मतलब क्या था, डेफिनेशन क्या थी कि सपोज 3 मॉलिक्यूल हैं, है ना, किसी गैस में सपोज 3 ही मॉलिक्यूल हैं, जिसमें एक मॉलिक्यूल की वेलोसिटी v1, दूसरे की v2 और तीसरे की v3 है, ठीक है। तो वहां पे हमने मॉलिक्यूल्स की जो वेलोसिटी होती है उसकी आरएमएस वैल्यू डिफाइन की थी। तो किस तरह से डिफाइन की थी, वीआरएमएस क्या था, सपोज 3 ही मॉलिक्यूल हैं उस गैस में, तो हर एक मॉलिक्यूल की वेलोसिटी का स्क्वायर v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस v3 स्क्वायर, उसका एवरेज और उसका अंडर रूट, ये था आरएमएस वेलोसिटी, ठीक है। करंट के केस में भी एग्जैक्टली उसी तरह से डिफाइंड है, करंट की आरएमएस वेलोसिटी क्या होगी, इसका स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ठीक है। अब क्या हमको इसका एवरेज लेना है, तो एवरेज ओवर अ टाइम पीरियड लेंगे, तो इसको dt से मल्टीप्लाई कर दिया और एक साइकिल से डिवाइड कर दिया, ठीक है, और फिर इसको इंटीग्रेट कर दिया कहाँ से, 0 से t के बीच में, और उसका अंडर रूट ले लिया, ठीक है। ये वैल्यू क्या हो गई, ये आई आर एम एस हो गई करंट की रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। तो ये जो टर्म है ना, साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी ओवर अ साइकिल, ये अभी अपन ने डिस्कस किया 5 मिनट पहले इसी वीडियो में, ठीक है, दोबारा निकालने की जरूरत नहीं है, एग्जैक्टली सेम चीज है। तो ये क्या आया था अपने पास में, आई नॉट बाय रूट 2, ये आ गया था।
IRMS, ठीक है। तो IRMS जो है वो I इफेक्टिव भी होता है, ठीक है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है। तो इसका क्या मतलब निकला कि सपोज दो आइडेंटिकल रेजिस्टिव सर्किट्स हैं, मतलब सर्किट में रेजिस्टर्स के अलावा और कोई दूसरा एलिमेंट नहीं है, और सपोज पहले वाले सर्किट में ऑल्टरनेटिंग करंट हम पास करते हैं जिसकी RMS वैल्यू I1 है, ठीक है। और यदि दूसरे सर्किट में हम I1 डायरेक्ट करंट पास करते हैं तो दोनों सर्किट्स में पावर कंजम्पशन सेम होगा, ठीक है। अच्छा, इस पे डिस्कशन खत्म करने के पहले जो पी एवरेज का अपन ने यहाँ पे वैल्यू निकाली थी, पी एवरेज कितना आया था? पी एवरेज आया था आपका V0 I0 by 2। तो ये एवरेज पावर का जो रिलेशन जो अपन ने निकाला अभी, वो अपन जो पिछले वीडियो में एवरेज पावर का रिलेशन निकाला था उससे भी निकाल सकते थे। वो ज़्यादा मतलब जनरलाइज फॉर्म में था। क्या रिलेशन निकाला था अपन ने? V0 I0 by 2 cos थीटा V माइनस थीटा I, है ना। और थीटा V थीटा I क्या थे? है ना, फेज, EMF का फेज और करंट का फेज जो उस सर्किट में जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने प्योरली रेजिस्टिव सर्किट लिया है। तो रेजिस्टिव सर्किट लिया है तो थीटा V जो है वो थीटा I के बराबर हो जाएगा, थीटा V थीटा I के बराबर हो जाएगा। तो ये जो है 1 हो गया, और क्या बच गया अपने पास में? V0 I0 by 2, ठीक है। तो इस वाले एक्सप्रेशन से भी निकाल सकते थे, है ना, हम चाहते तो। पर फिर यहाँ पे अपन ने इसको निकाला तो ऑलमोस्ट एक तरह से RMS वैल्यू ही हमने निकाल ली, तो है ना, RMS वाली जो कैलकुलेशन है दोबारा नहीं करनी पड़ी अपने को, तो एक ही बात है। अब इसके एग्जांपल्स वगैरह करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा।